नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण की शुरुआत आज से होने जा रही है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच होगी और दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन होगी। वहीं आपको बता दें कि वॉन डे भारत पहुंच चुकी है और इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस साल रायसीना डायलॉग की शुरुआत 25 अप्रैल से हो रही है और इस बार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछली बार इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपन्न किया गया था, लेकिन इस बार सभी मेहमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न करके प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही बागची ने जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसके बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि इस बार लोकतंत्र पर पुनर्विचार, कारोबार, टेक्नोलॉजी और विचारधारा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति, हरित बदलाव हासिल करना, जल समूह जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही ग्लोबल समस्याएं, राजनीति और आर्थिक चुनौतियों पर एक दूसरे से विचारों को साझा किया जाएगा। और आपको बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में यूरोप, अमेरिका के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंटनी एबोट, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीर हिस्सा लेंगे। और वहीं आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और उसके बाद से हर साल इसका आयोजन होता आ रहा है और आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से किया जाता है। वहीं बेशक महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों लाउड स्पीकर को लेकर कुछ नए नियम बनाए, लेकिन ये विवाद अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। और ये विवाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराहट को भी एक बार फिर उजागर कर रहा है। दरअसल धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर से जुड़ी गाइडलाइंस तय करने के लिए आज उद्धव सरकार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए लगभग सभी दलों ने अपनी सहमति दे दी, लेकिन महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और इस बैठक को लेकर अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी से राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे, जबकि मनसे की तरफ से इस मीटिंग में नांदगावकर और संदीप देशपांडे के शामिल होने की खबर सामने आई है। और इसके अलावा कुछ और छोटे दलों के नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को इसी महीने राज ठाकरे ने शुरू किया था और उन्होंने करीब 14 दिन पहले अपनी पार्टी के कार्यक्रम में उद्धव सरकार से कहा था कि राज्य में मौजूदा सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए। अगर राज्य सरकार ये काम नहीं करेगी तो वो खुद जैसे को तैसा जवाब की तरह उन लाउड स्पीकर को हटाकर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजवाएंगे। और इसके करीब 10 दिन बाद फिर राज ठाकरे इस मुद्दे पर बोले और उन्होंने देश के हिंदुओं से एकजुट होने को कहा और उन्होंने कहा था कि अगर 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो खुद इन्हें हटाना शुरू कर देंगे और वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो वो मंजूर नहीं है। वहीं हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन शिवसेना ने एक बार फिर राणा दंपति पर हमला बोला और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए राणा दंपति के साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। और शिवसेना ने हनुमान चालीसा के इस विवाद के पीछे बीजेपी के कुंठित दिमाग को जिम्मेदार ठहराया और लेख में कहा गया है कि जो नवनीत राणा पहले श्री राम का नाम लेने का विरोध करती थी वही आज हनुमान चालीसा आदि मुद्दों को लेकर हिंदुत्व की बीन बजा रही है और समस्त बीजेपी नचनिए बच्चों की तरह उक्त महिला के इशारे पर नाचते हैं और उस पर हैरानी होती है। और हनुमान चालीसा का पाठ राष्ट्रीय स्तर पर करना ही था तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री का निवास स्थान, केंद्रीय गृह मंत्री के घर आदि जगहों को चुनना था। और इस लेख में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व जोर पर है क्योंकि उद्धव ठाकरे ही राज्य का नेतृत्व करे और हनुमान चालीसा पर राज्य में कहीं किसी ने रोक नहीं लगाई, फिर भी मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा पाठ करना का हट क्यों।
और इन सब के पीछे बीजेपी का ही दिमाग है। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई अब दिल्ली दरबार में भी पहुंच गई है और मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शनिवार रात हमला हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में ये मामला पहुंचा और किरीट सोमैया पर हमला के मामले में बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात करेगा। और वहीं किरीट सोमैया समेत बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचकर मुंबई की सड़कों जो कुछ हुआ उस बारे में गृह मंत्रालय से शिकायत भी करेगा। वहीं आपको बता दें कि सुबह 10 बजे ये मुलाकात होने वाली और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया इस मामले में मुंबई पुलिस के ऊपर शिव सैनिकों को खुली छूट देने का आरोप लगा रहे। और वहीं किरीट सोमैया ने खुद के जान से मारने जाने की आशंका भी जताई और उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार की पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और भगवान और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से आज जिंदा हूं। और किरीट मुंबई पुलिस को निशाने पर ले रही है तो उधर मुंबई पुलिस उनकी गाड़ी पर हमला करने वालों की पहचान में जुटी है। और वहीं सोमैया ने अपनी गाड़ी पर हमले की घटना को लेकर बांद्रा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब अमन और शांति के लिए कोशिशें जारी हैं। और वहीं आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए आज इफ्तार पार्टी का आयोजन होने वाला है और रविवार को कंधे से कंधा मिलाकर लोगों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली थी और भारत माता के जय के नारे भी लगाए गए और यात्रा निकालकर लोगों ने आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। और वहीं छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तिरंगा दिखाई दिया और बच्चों से लेकर बड़ों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी नजर आई। और आपसी सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने के लिए अब जहांगीरपुरी के लोगों ने एक और कदम आगे बढ़ाया और आज जहांगीरपुरी में इफ्तार पार्टी का आयोजन होने वाला है और इस इलाके में पैदा हुए तनाव को खत्म करने और जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए दोनों समुदाय के लोग पहल करते हुए नजर आ रहे। और 16 अप्रैल को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने शांति और सौहार्द का संदेश देते हुए रविवार को जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में दिल्ली पुलिस की मदद से तिरंगा यात्रा निकाली और यात्रा में दोनों समुदाय के करीब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। और वहीं सी ब्लॉक के कई निवासी सड़कों के किनारे खड़े रहे जबकि अन्य ने अपनी खिड़की और बालकनी से रैली देखी और दर्शकों ने भी तिरंगा लहराया और रैली में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की। और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त उषा रंगानी ने कहा कि इस रैली ने सौहार्द और शांति का संदेश दिया और दोनों समुदाय के सदस्यों ने दिखाया कि तिरंगा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने संदेश दिया है कि देश सबसे पहले आता है। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के अवैध टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड के साथ ही पूरे प्रदेश में ऐसी समस्या आम बात है, लेकिन अब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया और इस संबंध में निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किया गया जिसमें 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा अवैध टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड के खिलाफ एक आदेश जारी किया गया और ये आदेश सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस आयुक्त को जारी किया गया और आदेश में इनसे कहा गया कि 30 अप्रैल तक इस अभियान के परिणाम की विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं और साथ ही संयुक्त रिपोर्ट के साथ एक प्रमाण पत्र भी दें और प्रमाण पत्र में यह भी बताया जाए कि किसी जिले में कोई भी अवैध टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड संचालित नहीं हो रहा है। और आदेश में यह भी कहा गया कि 30 अप्रैल तक जिस जिले में अवैध स्टैंड मिलेंगे वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और अवैध स्टैंड के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या हर जगह होती है और इसके कारण कई बार बड़े हादसे भी हो चुके और वहीं इसके संचालन के आड़ में माफिया अवैध वसूली और मारपीट भी करते और ऐसे में अब जिला पुलिस और प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। और अपर मुख्य सचिव ने आदेश में एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाने के साथ ही अवैध स्टैंडों को बंद करने के लिए भी कहा है। और वहीं फ्रांस की स्थानीय मीडिया ने बताया कि इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में करीब 58.2% वोटों के साथ जीत हासिल कर ली और ये दूसरी बार है जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता और वो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे और इसके साथ ही वो पिछले 20 साल में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए।
और चुनाव में मैक्रो के दक्षिणपंथी प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन के भी 41.8% वोट हासिल किए। वहीं दक्षिणपंथी नेता मरीन पेन ने भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में हार स्वीकार कर ली और उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति को विजयी मान लिया। और वहीं पेन ने आगे कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन अपने आप में एक शानदार जीत को दर्शाता है। और वहीं आपको बता दें कि 5 साल पहले भी मैक्रो ने ली पेन को करारी मात देकर करीब 39 साल की उम्र में फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया था। और चुनाव को लेकर मतदान एजेंसी ओपिनियन वे हैरिस और इफोप ने पहले ही अनुमान लगाया था कि कुल मतदान का 57% और 44 वर्ष से मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रो के खाते में जाता दिख रहा है, जबकि मरीन ले पेन को 41.5 से 43% वोट मिलने की संभावना जताई गई थी। और नतीजे भी इसी के आसपास ही आए और जिसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए मैक्रो को दुनिया भर में बधाई मिल रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले कुछ महीनों में इजरायल की यात्रा कर सकते हैं और उन्हें इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने देश की यात्रा का निमंत्रण दिया था। और इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया और बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और घोषणा की है कि वो आने वाले महीनों में इजरायल की यात्रा करने का इरादा रखते हैं। और वहीं आपको बता दें कि बाइडेन की इजरायल यात्रा को लेकर ये जानकारी दोनों नेताओं की रविवार को हुई बातचीत के बाद आई है। और दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान इजरायल के पीएम बेनेट ने जो बाइडेन को ईस्टर की शुभकामनाएं दी और उन्हें यरूशलेम में हिंसा और उकसावे को रोकने की कोशिश के बारे में जानकारी भी दी। वहीं बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने ईरानी मुद्दे पर चर्चा की और इस दौरान दोनों के बीच विशेष रूप से IRGC को यूएस फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की सूची से हटाने की ईरान मांग पर बातचीत हुई। और इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा कि मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति बाइडेन जो इजरायल के सच्चे दोस्त है और उसकी सुरक्षा की परवाह करते हैं और IRGC को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की अनुमति नहीं देंगे। और इजरायल ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रविवार को पहली बार अमेरिका के 2 बड़े मंत्रियों ने कीव पहुंचकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। और वहीं व्लादिमीर जेलेंस्की के कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को उनसे कीव में मुलाकात की। और रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले शुरू किए जाने के बाद से जेलेंस्की और अमेरिकी अधिकारियों के बीच ये पहली बैठक है। और इस बैठक के बारे में रविवार को जेलेंस्की ने ट्वीट किया था कि यूक्रेनी लोग एकजुट और मजबूत हैं और यूक्रेन अमेरिका की दोस्ती और साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। और इससे पहले रविवार को ही राष्ट्रपति के सहयोग ओलेक्सी ने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी थी और पुष्टि भी की थी। और इसके साथ ही एरेस्टोविच ने आक्रामक हथियारों के लिए यूक्रेन की अपील को दोहराते हुए कहा था कि क्योंकि जब तक कोई आक्रामक नहीं होंगे तब तक हर दिन एक नया बुका होगा। और आपको बता दें कि यूएन के अधिकारियों द्वारा बुका शहर में करीब 50 नागरिक हत्याओं के दस्तावेजीकरण की बात कही गई थी। और राष्ट्रपति के सहयोगी ओलेक्सी ने आगे कहा कि अगर वो देने को तैयार नहीं होते हैं तो वो यहाँ नहीं आते। और वहीं फिरोजाबाद में आजकल बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक में सेटिंग का खेल चल रहा है, जिसका खुलासा रोज हमारा चैनल कर रहा है, जिसमें लगभग आधा दर्जन शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने सस्पेंड भी कर दिया। और वहीं इसी बाबत एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की टीम ब्लॉक के एक नगला नौजर के प्राथमिक विद्यालय में सुबह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची तो वहां पर पत्रकारों की टीम ने 8 बजे जाकर रियलिटी चेक किया तो वहां पर पाया एक अध्यापक 8 बजे स्कूल का ताला खोल रहा था और वहीं दूसरी ओर एक महिला शिक्षक 8:12 पर अपनी स्कूटी से विद्यालय में आई थी। और इस बाबत की जानकारी
पत्रकारों की टीम ने जब उससे जाना कि आप इतनी लेट क्यों आई हैं, तो महिला शिक्षक इतना सुनते ही आग बबूला होकर आपा खो बैठी और कवरेज कर रहे आर्य न्यूज के पत्रकार के मोबाइल को छीन लिया और जमीन पर पटक कर तोड़ भी दिया और साथ ही पास के गांव से ही अन्य लोग आ गए, जिससे महिला शिक्षिका के साथ साथ अन्य अध्यापकों ने टीवी चैनलों की टीम को स्कूल में बंधक बना लिया। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? झूठ मत बोलिए। देखिए किसी काय के लिए वहीं आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे महिला शिक्षक द्वारा हमारे पत्रकार को कैसे छीना झपटी की जा रही है और वहीं उन्हीं से उल्टा सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महिला शिक्षक पर आरोप है कि स्कूल में वो लेट पहुंची, जिसके बाद आर्य न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और स्कूल का रियलिटी चेक करने पहुंची थी, जिसके बाद स्कूल टीचरों का लेट आना देखा गया, जिसके बाद महिला शिक्षक आग बबूला हो गई और वहीं हमारे पत्रकार के साथ बदसलूकी करने लगी। और वहीं आपको बता दें कि पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही थी और वहीं आपको बता दें कि महिला शिक्षक ने पत्रकार से बदसलूकी भी की है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं?